हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कोरोना में आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। पर कुछ भी हो, स्टडीज़ नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो हम इसके टॉपिक के आगे चलते हैं। इसके पहले के हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और उसके बाद का एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो ये नेक्स्ट है 1784। हम इसके प्रोविजंस के लिए आगे चलते हैं। आप सभी ध्यान दे करके सुनिएगा। आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिछले के पुराने चैप्टर्स के जैसे हमने इस पूरे के पूरे पिट्स इंडिया एक्ट को भी कुछ डिवीजन्स में डिवाइड किया है। जैसे पहला डिवीज़न है बैकग्राउंड ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। आखिर पिट्स इंडिया एक्ट आने की ज़रूरत क्या हुई, इसकी आवश्यकता क्या थी, व्हाट वाज द नीड एट दैट टाइम कि पिट्स इंडिया एक्ट इनको इतने जल्दी 3 एक्ट लाने पड़ गए, 1773 और उसके 1773 के बाद 1781 एंड देन नाउ इन 84। सो लेट्स स्टार्ट विद बैकग्राउंड. The first background of the Pitt's India Act is that हमको पता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से प्रॉब्लम थी, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल से प्रॉब्लम थी, गवर्नर जनरल से अदर गवर्नर्स जो अदर 2 प्रेसिडेंसीज थी उनको प्रॉब्लम थी। ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर के आए। पर उससे भी जो प्रॉब्लम्स हम ख़त्म नहीं कर पाए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर पाई, तो उसके बाद वो एक्ट लेकर के आए जिसका नाम उन्होंने दिया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हम ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस बात को आप याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 को हम पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पहले हमने रेगुलेटिंग देखा था, उसके बाद हमने सेटलमेंट एक्ट देखा था। स्पेशली इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा? उसका कारण था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। यस, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स द यंगर। ये जो विलियम पिट्स द यंगर थे ना, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनिशिएट किया था। तो जब ये एक्ट पास हुआ और जब ये बिल से एक्ट बना तो उसका नाम रख दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। यानी पिट्स की प्लानिंग इंडिया के लिए क्या थी, उस प्लानिंग को सोचते हुए पिट्स इंडिया एक्ट इस एक्ट का नाम रख दिया। सो दैट वाज द बैकग्राउंड. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रीजंस. कारण क्या थे कि पिट्स इंडिया एक्ट आया और ये सारी चीज़ें. तो पिट्स इंडिया एक्ट को लाने के कुछ रीजंस थे जो हम लिखे हुए हैं और सामने मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले जो एक्ट आए उन एक्ट्स में कभी हमने सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सिमिलर पावर्स दे दिए, जिसमें पावर्स का डिमार्केशन नहीं किया, जो 1773 के एक्ट में हुआ. उसके बाद 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया, दोनों के बीच में सेटलमेंट करने की कोशिश की गई, तो उसमें कहीं गवर्नर जनरल काउंसिल को ज़्यादा पावर दे दी और सुप्रीम कोर्ट को इन्फीरियर बना दिया. ये सारी चीज़ें जो थी वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चल रही थी, कॉज ऑफ इन्फीरियरिटी पैदा कर रही थी, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर जैसी कोई बात इंडिया में, मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया में कुछ नहीं हो पा रहा था. इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाने की बात कही. अगला जो कारण है वो ये था कि हमने देखा जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उन्होंने कोशिश की थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वो ऑटोक्रेट ना हो जाए, वो तानाशाह ना हो जाए, मतलब वो सुपीरियर बॉस ना हो जाए. इसलिए उन्होंने बैलेंस बनाने के लिए कोशिश की. परंतु इस बार उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल काउंसिल को ही सुपीरियर बॉस बना दिया, सुपीरियर अथॉरिटी बना दिया, और वो क्या हो गए? ऑटोक्रेट हो गए. अगला कारण ये था कि वो तो हम जानते ही हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, रेवेन्यू, पैसा. सबकी ज़रूरत है, सरकार किसी की भी हो, पैसे की ज़रूरत है. आज हम कोरोना से फाइट लड़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड अवेलेबल है. फंड अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं. अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता. ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था. रेवेन्यू जनरेशन
1784 तक ठीक से नहीं हो पा रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में थी, स्ट्रेट्स में चल रही थी। इस कारण से इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटे की भरपाई की जा सके। नाउ नेक्स्ट प्रोविज़न इज प्रोविजंस। सबसे पहली बात जो इसमें कही गई इस पिट्स इंडिया एक्ट में, अभी तक क्या था, हमने दो कमेटीज़ देखी थी। एक कमेटी हमने देखी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, एक कमेटी हमने देखी थी ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स की, यानी जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स भी बोलते थे। अभी इसमें एक नई कमेटी लेकर के आए, जिस कमेटी को हमने कहा कि ये 6 मेंबर्स कमेटी होगी और इसको वो लोग बोलेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने वाला बोर्ड, यानी जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोलिंग पावर होगी। ये टोटल 6 मेंबर्स का होगा, जिसमें से पहला मेंबर जो कि प्रेसिडेंट होगा वो मिनिस्टर होगा इस ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स के लिए मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये जो मिनिस्टर होता है इसको वो लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इस वर्ड को आप बहुत याद रखिएगा। ये जो SOS नाम का शब्द है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बहुत काम आने वाला है। अगला जो मेंबर था वो था चांसलर ऑफ एक्सचेकर। एक्सचेकर मतलब खजाने का जो चांसलर होगा, मालिक होगा। और 4 मेंबर प्रिवी काउंसलर्स होंगे। ये टोटल 6 मेंबर्स हुए। और इस कमेटी के एज ए सेक्रेटरी काम करेंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। चीफ सेक्रेटरी जो होगा वो सेक्रेटरी का बोर्ड होगा। ऐसे करके उन्होंने एक 6 मेंबर्स कमेटी बनाई। ये जो 6 मेंबर्स कमेटी बनाई, इस कमेटी को कंप्लीट पॉलिटिकल अथॉरिटी बना दिया गया। मतलब पूरे पॉलिटिकल पावर से 6 मेंबर्स कमेटी को दे दिए गए, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये जॉइंट पॉलिटिकल अथॉरिटी था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड क्राउन, यानी राजा और ब्रिटिश इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उनके बीच का जॉइंट वेंचर था। और ये साथ में मिलकर के पॉलिटिकली काम करने का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम करेंगे, ऐसा सोच करके इस कमेटी को बनाया गया था। अगला जो प्रोविज़न था वो ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैंने आपको बताए थे कि 24 मेंबर्स होते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके पास एक ही काम रह गया था, वो था फाइनेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। यानी कि पॉलिटिकली आप कुछ नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं कर सकते। पैसा कमाओ और पैसा ला के दो, आपको सिर्फ बिजनेस करना है। बिजनेस के अलावा आप अब कुछ भी नहीं करोगे। ये जो उन्होंने बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको पावर दे दिए कि आप सुप्रिंटेंड करोगे, डायरेक्ट करोगे और कंट्रोल करोगे। किसको? गवर्नमेंट के पोजीशंस को इंडिया में, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी सिविल यानी ज़मीन जायदाद, रेवेन्यू यानी पैसा, और मिलिट्री अफेयर्स यानी कि सेना। ये सारी चीज़ों को आप चलाने का काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 6 मेंबर्स की बॉडी। ना नेक्स्ट प्रोविज़न इज, हमें याद है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। इस गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर से को कम करके 3 मेंबर कर दिया गया, यानी 4 मेंबर्स जो थे उसकी जगह 3 मेंबर होंगे। 3 में भी एक मेंबर कौन होगा? वो होगा कमांडर इन चीफ अपॉइंटेड बाय द क्राउन, यानी कमांडर इन चीफ यानी आर्मी का सबसे बड़ा बॉस, जिसको क्राउन अपॉइंट करेगा। ऐसे 3 मेंबर्स कर दिए गए। अगली बात जो थी वो ये थी कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, इसके पावर्स को पूरी तरीके से डिप्राइव्ड कर दिया गया, ना इनको पावर से दूर कर दिया गया, और ये कम्प्लीटली बिकेम द सबऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी अभी तक तो ये इश्यूज़ था, ये इमरजेंसी बात बता देते थे कि हमें इमरजेंसी के कारण ये डिसीजन लेना पड़ा, हमें इमरजेंसी के कारण ये करना पड़ा, हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात नहीं मान पाए, ये वो। लेकिन अब कह दिया गया कि नहीं, तुम सबऑर्डिनेट हो और तुमको सबऑर्डिनेट के जैसे ही काम करना पड़ेगा। अगली बात, ये अगला जो प्रोविज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नर जनरल को बहुत सारे पावर्स दे दिए गए, ग्रेटर पावर दे दिए गए। किसके रिलेटेड? वॉर के रिलेटेड, मिलिट्री के रिलेटेड, रेवेन्यू और डिप्लोमेसी। अगर ये 4 चीज़ें हैं, कहीं पे वॉर होने वाली है, कुछ वहीं वॉर करना है, मिलिट्री से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड और डिप्लोमेसी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेने का राइट किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। जो अगला प्रोविज़न था वो ये था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, आज भी हम देखते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू करप्शन। ये अन्ना हज़ारे ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड है।
हमने पहले देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो थे वो बहुत सारा पैसा कमाते थे, यहाँ से बहुत सारा कुछ लूट के जाते थे। आपको याद होगा एक टर्म यूज़ हुआ था उनके लिए, इंग्लिश नवाब। वो जो इंग्लिश नवाब वर्ड था वो अब आने वाले लोगों के साथ ना जुड़े और वो जितना काम करते हैं और ईमानदारी से काम करें। इसके लिए उन्होंने एक मैंडेटरी प्रोविज़न लेकर के आया कि अगर कोई भी ऑफिसर इंडिया का है या इंडिया आता है तो उसको इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी 2 महीने की, यानी ज्वाइनिंग हुई आज, तो आज से 2 महीने के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि मेरे पास इंडिया में इतनी प्रॉपर्टी है, ताकि कल के दिन आप बहुत विशाल और बहुत सारी प्रॉपर्टी को अर्न ना कर सको, करप्शन करने से बचा जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जो जोड़ा गया। एक बहुत, हम अगर पुराने एक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक गवर्नर जनरल बंगाल बहुत परेशान थे क्योंकि उनको कोई वीटो का पावर नहीं दिया गया था। गवर्नर जनरल की काउंसिल बना दी गई थी, काउंसिल को ही सारे पावर दे दिए गए थे। पर इस एक्ट में 1784 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो का पावर मिल गया और अब वो बहुत खुश थे। अब उनको लगता था नहीं, अब सारी दुनिया मेरी है, अब मैं अपने तरीके से काम करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ, एक पोस्टमैन की सर्विस स्टार्ट की गई। अब आप लोग बोल रहे हैं पोस्टमैन की सर्विस का क्या मतलब? देखो क्या था, 2 बोर्ड बना दिए इन्होंने, एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बना दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर थे। इनके सोचने का तरीका, इनके काम करने का तरीका दोनों अलग अलग थे। ना ये इनके पास जाते बात करने क्योंकि ये गवर्नमेंट की बॉडी है, ना ये इनके पास जाते बात करने क्योंकि भैया ये मालिक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मालिकों के चुने गए लोग हैं। तो बीच में एक पोस्टमैन बनाया गया जिसको हम लोगों ने कहा, जिसको उन्होंने नाम दिया सीक्रेट कमेटी। इस सीक्रेट कमेटी में 3 मेंबर होते थे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मैसेज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेकर के जाते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से मैसेज बोर्ड ऑफ कंट्रोल में लेकर के जाते थे। ये इनका बेसिक काम था, मतलब काइंड ऑफ पोस्टमैनशिप, इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया था पोस्टमैन। अगला जो प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न में ये बताया गया कि जो कंपनी होगी, कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। नाउ द इम्पैक्ट, आखिर क्या इम्पैक्ट हुआ इस पूरे एक्ट का? तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये था कि मैं आपको बताऊं कि इट वाज द वेरी फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन फॉर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश क्राउन के रूल के स्टार्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोन था जो इस एक्ट से लेकर के आए थे, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन ने 6 मेंबर बॉडी बना दी थी। वो बॉडी पूरा काम देखती थी। एक मिनिस्टर को इसके लिए अपॉइंट कर दिया था, वो मिनिस्टर उस बॉडी का चेयरमैन था। बहुत मतलब पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन ने इस पे अपना कब्जा करने की कोशिश कर ली थी और उन्होंने ऑलमोस्ट अपना कब्जा कर लिया था। नाउ नेक्स्ट, कलकत्ता बिकेम द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और भारत के मतलब 1911 तक जब दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर किया गया, तब तक कलकत्ता पॉलिटिकल सेंटर था और कलकत्ता से तब पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर, इंडियन ब्रिटिश एम्पायर चलाया जाता था। कलकत्ता को बहुत सारे पावर दे दिए गए और वो पॉलिटिकल सेंटर बन के निकला। इसीलिए कलकत्ता उस समय का सबसे डेवलप्ड सिटी थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे उसको पॉलिटिकल सेंटर बनाया गया। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ होगा, इसलिए कलकत्ता का डेवलपमेंट हम तब देखते थे। नाउ नेक्स्ट, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को डिस्टिंक्शन कर दिया गया, अलग अलग बता दिया गया कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी। पॉलिटिकल एक्टिविटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, कॉमर्शियल एक्टिविटी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये मेंस में कहीं ना कहीं लिखने के काम आता है। ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया, यानी क्राउन, ब्रिटेन, इन लोगों का भारत पर कब्जा। इस एक्ट में पहली बार ये शब्द उपयोग हुआ, ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया। ठीक, एक उसके बाद हम आगे के इम्पैक्ट देखते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हो गई, यानी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। कंपनी पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधार पर ही काम करेगी। अब कंपनी फ्रीली काम नहीं कर पाएगी। अगली चीज़ ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी बरकरार रखी गई कायम में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में, यानी व्यापार आप अपने मन से करते रहो, बाकी जो तुम्हें करना है वो हम बताएंगे, पॉलिटिक्स कैसे होना है। इसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स तो नहीं थे, लेकिन जो डिफेक्ट्स लगे वो ऐसे हैं कि जो गवर्नर जनरल था, मतलब वॉरेन हेस्टिंग की जब अपन ने बात की थी तो वॉरेन हेस्टिंग को फ्री काम करना थोड़ा अच्छा लगता था, पर मज़ेदार बात यह है कि इस एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग के 2 बॉस बना दिए गए, 2 मास्टर बना दिए गए। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले से थी, और नया मास्टर था जो अल्टीमेट पावरफुल था, एक्चुअली ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भी मास्टर था, वो था क्राउन। अब वॉरेन हेस्टिंग यानी देन गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी को भी रिपोर्ट करना पड़ता था और क्राउन को भी। ये एक डिफेक्ट था, उसके कारण बहुत सारे डिसीजन लेकिंग होते थे, काम करने में तकलीफ़ होती थी। अगला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं बनाई गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के काम में इंटरफियर करते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के काम में इंटरफियर करते थे, और दोनों एक दूसरे का मालिकाना हक जमाने का काम करते थे, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी थी, इंडिया में ट्रेड करती थी, इंडिया से बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम होते थे, हर कोई चाहता था कि इस कंपनी पर हमारा अधिकार हो। तो ये दोनों अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में ही लगे रहे, ये इसका एक डिफेक्ट था। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 यहीं पे हम इसको एंड कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कमेंट कुछ भी हो आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर के कमेंट कीजिएगा, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं या आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है तो आप हमारे नंबर 9424357515 पर कांटेक्ट कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।